स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि भी इस वीडियो को इस सीरीज को आप फॉलो करते हैं तो मुझको उम्मीद है कि एक भी आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में वो छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। याद रखिए, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस। तो ऑटोमान बिस्मार्क का जो संबंध था वो किससे था? तो ये था आपका जर्मनी से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आप लोग का कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आप लोग को मालूम होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी आपकी 1789 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए, जब ऐसे प्रश्न की आप तैयारी करें तो ध्यान इस बात का दें कि आपको साथ साथ में सन पे फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा भी प्रश्न बन जाए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। हालांकि इसमें तो ऑलरेडी दिया है, इसमें जगह का नाम पूछा है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था आपका अमेरिका में। कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका में। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। एक फूल था, एक जानवर था, एक बीमारी था या एक स्थान। याद रखिए, रिंडर पेस्ट जो थी एक बीमारी थी। आप लोग को मालूम है, मवेशी प्लेग के नाम से इसे जाना जाता था। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं यानी कौन? बाल गंगाधर तिलक, अरुणा आसफ अली, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज के लेखक हैं आपके महात्मा गांधी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है। अवशिष्ट शक्तियां जो किसको प्राप्त है? तो राज्य को, संघ को, या संघ या राज्य दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो अवशिष्ट शक्तियां जो किसको प्राप्त है? तो ये है केंद्र सरकार को, यानी संघ को प्राप्त है अवशिष्ट शक्तियां। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है। वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन या ये सभी। याद रखिए, लोकतंत्र से ये सभी चीजें संबंधित हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में आपकी वैध शासन होना चाहिए, पारदर्शी शासन होना चाहिए, उत्तरदायी शासन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। आप लोग को मालूम है सूचियां 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें देखना है यानी कि प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार में कौन सा ऐसा विषय है जो संघ सूची का विषय है। तो याद रखिए, प्रतिरक्षा जो है आपका संघ सूची का विषय है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आप लोग को मालूम है, बहुत ही आसान प्रश्न। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बहुत ही आसान प्रश्न है आप लोग का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है। व्यक्ति की गरिमा यह भी है। बहुसंख्यक का शासन, याद रखिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। याद रखिए, बहुसंख्यकों का शासन जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उसके बाद अगला है कि सुपानी खेती किस राज्य में की जाती है। तो आप लोग को मालूम है सुपानी कृषि वहीं किया जाता है जहाँ पहाड़ी इलाका होता है, जिसे सीढ़ीदार कृषि भी हम लोग कहते हैं। तो ये पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है। याद रखिए, कहवा भी रोपण कृषि का फसल है, कपास भी है। तो इसमें ऑप्शन 2 दे दिया है। तो कहवा और कपास दोनों रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, आपका कोई एक ही विकल्प देगा एग्जाम में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है। तो आप लोगों को मालूम है लौह एस को आधारभूत खनिज माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन सा है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन सा है। तो आपका सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत है। बाकी जो देख रहे हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये परंपरागत ऊर्जा के साधन कहे जाते हैं या संसाधन कहे जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो भारत में बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। भारत में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है। भारत में परिवहन का मुख्य साधन है आपका रेल परिवहन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। औद्योगिक क्रियाओं को विनिर्माण क्षेत्र आप लोग को मालूम है। औद्योगिक क्रियाओं को जो है द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। आप लोग को मालूम है कि इसे विनिर्माण क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं। औद्योगिक क्रियाओं को का जो क्षेत्र होता है इसे हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर थी।
उच्चतम स्तर प्रति 2018 की बात कर रहा है तो भारत से स्थिति श्रीलंका की जो थी उच्चतम स्तर प्रति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सबका मनाया जाता है 24 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? याद रखिए स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।